शुरुआत करते हैं दोस्तों। आज के न्यूज़पेपर की पहली न्यूज़ हम देखने वाले हैं सेम सेक्स मैरिज से रिलेटेड। ठीक है, जो LGBTQ समुदाय है हमारे देश के ऊपर, उनके अधिकारों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। तो जब सुनवाई चल रही है तो सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट का पक्ष भी सुनना चाहती है कि सेम सेक्स मैरिज को लेकर के आपकी क्या राय है। लेकिन यहाँ पर यदि देखा जाए ना तो सेम सेक्स मैरिज को लेकर के सरकार एकदम सतर्क है। वो बिल्कुल भी नहीं चाहती है कि हिंदू धर्म को मानने वाले लोग यदि इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो हम किसी प्रकार से इन लोगों को नाखुश करें। मतलब उन लोगों के हिसाब से ही यहाँ पर जवाब दिया गया है सेम सेक्स मैरिज को लेकर के। तो सेंटर की तरफ से एक एफिडेविट दायर किया गया है जिसको आप कह सकते हैं एक प्रकार से एक्सेप्टेड व्यू है मैरिज को लेकर के, जिसमें कहा गया है जो बायोलॉजिकल मैन और बायोलॉजिकल वुमेन दोनों के बीच में जो संबंध बनते हैं वो एक होली यूनियन है, सैक्रामेंट है, और इसको आप संस्कार भी बोल सकते हैं। पवित्र मिलन एक संस्कार, ठीक है, सैक्रामेंट और संस्कार यहाँ पर उसको बोला गया है। तो यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया गया है सैक्रामेंट। ठीक है, सैक्रामेंट का मतलब भी जो है धर्म विधि, धार्मिक अनुष्ठान। तो इस हिसाब से ही हमारे देश में शादियाँ होती हैं और ठीक है आगे की पीढ़ी को बढ़ाया जाता है। द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज हैज़ ए सैंक्टिटी 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 मतलब पवित्र, जिसको हम अटैच करते हैं इसको इन ए मेजर पार्ट ऑफ द कंट्री। इट इज़ रिगार्डेड एज ए सैक्रामेंट, ए होली यूनियन एंड ए संस्कार। हमारे देश में हमको पता है, ठीक है, स्टूटरी रिकॉग्निशन होने के बाद भी, मतलब कानूनी तौर पर देखा जाए तो सेम सेक्स मैरिज को मान्यता दी गई है, रिकॉग्निशन दिया गया है मैरिज बिटवीन बायोलॉजिकल मैन एंड बायोलॉजिकल वीमन के बीच में। मैरिज नेसेसरली डिपेंड्स अपॉन ओल्ड एज कस्टम। मैरिज किसके ऊपर डिपेंड करती है? एज ओल्ड कस्टम के ऊपर, रिचुअल्स के ऊपर, प्रैक्टिसेस क्या क्या लोग अपना रहे हैं उसके ऊपर, कल्चरल इथोस एंड सोसाइटियल वैल्यूज़ के ऊपर ही हमारे देश में मैरिज डिपेंड करती है और इस हिसाब से ही हमें कोई डिसीजन लेना चाहिए, ऐसा कहा गया है केंद्र सरकार की तरफ से। इसके बाद वाली जो न्यूज़ हम देखने वाले हैं वो दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है, हैप्पीनेस करिकुलम से रिलेटेड कुछ वीडियोस लॉन्च किए गए हैं ऑनलाइन। इसके बारे में यहाँ पर हम देखने वाले हैं। करिकुलम को डेवलप किया गया था SERT के द्वारा विद फॉर्मर एजुकेशन मिनिस्टर मनीष सिसोदिया एट द हेल्म। तो जब वो एजुकेशन मिनिस्टर थे तो उस टाइम में ये स्कीम लेकर के वो आए थे। दिल्ली गवर्नमेंट का जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसने लॉन्च किया है 36 एपिसोड की सीरीज़। ठीक है, 36 एपिसोड आपको देखने को मिलेंगे। किसके अंतर्गत है ये? हैप्पीनेस करिकुलम के अंतर्गत है। यूट्यूब के दिन 36 एपिसोड जारी किए गए हैं। ये जो वीडियोस बनाए गए हैं इनका उद्देश्य है कि हम शेयर कर सकें फिलोसफी को। किस चीज़ की फिलोसफी को? करिकुलम की, विथ पीपुल अक्रॉस द वर्ल्ड, ऐसा कहना है एजुकेशन मिनिस्टर अतीशी का। आगे उन्होंने ये भी ऐड किया था कि ये जो वीडियो सीरीज़ है इससे क्या होगा, ये जो एजुकेटर्स हैं पूरे विश्व भर में उनको हेल्प मिलेगी कि कैसे करके हम स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं टू लाइव ए हैप्पी एंड पर्पसफुल लाइफ एंड सर्व ह्यूमैनिटी। कैसे करके आप खुश रह सकते हैं, कैसे करके आप पर्पसफुल लाइफ जी सकते हैं और ह्यूमैनिटी की सेवा कर सकते हैं। थ्रू एजुकेशन वी कैन ब्रिंग पॉजिटिव चेंजेस इन आवर एटीट्यूड एंड इम्प्रूव वे ऑफ लाइफ, ऐसा कहना है एजुकेशन मिनिस्टर का। इमोशनल रेजिलेंस से रिलेटेड कुछ बातें लिखी हैं। इसको इंट्रोड्यूस किया गया था जुलाई 2018 में। हैप्पीनेस करिकुलम, ठीक है, ये क्या काम करता है? ये निर्माण करता है
इमोशनल रेजिलेंस को बच्चों में कैसे करके हॉलिस्टिक मैनर में। इसका मेन उद्देश्य है बच्चों के अंदर स्किल ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग को विकसित करना, ठीक है, इंक्वायरी की जो भावनाएं हैं, इंक्वायरी के विचार हैं बच्चों में पैदा करना, एंड आल्सो एम्पावरिंग देम टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स इंडिपेंडेंटली एंड क्रिएटिवली। मैं अपने आप को, ठीक है, व्यक्त कर पाऊँ, अपने विचारों को व्यक्त कर पाऊँ फ्री होकर के, इसका भी एक ये उद्देश्य है। तो इसको पढ़ाया जाता है जितने भी जो दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल हैं वो नर्सरी से लेकर के क्लास 8 के ग्रेड तक। इसको डेवलप किया गया था बाय द स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग्स, शॉर्टकट में इसको SCERT बोलते हैं, ठीक है। इसमें साथ दे रहे थे डिप्टी चीफ मिनिस्टर एंड एजुकेशन मिनिस्टर मनीष सिसोदिया। फिर देखते हैं कि सिसोदिया को अरेस्ट कर लिया गया था CBI के द्वारा फरवरी को 26 एंड बाय द इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ऑन 9 मार्च। सेपरेट प्रोबेस बाय द एजेंसीज इन कनेक्शन विथ इरेगुलरिटीज इन द नाउ स्क्रैप्ड एक्साइज पॉलिसीज। तो मनीष सिसोदिया के बारे में भी हालत बताई जाती कि क्या क्या उनके साथ में हुआ है। इसके अलावा वीडियो से रिलेटेड और भी जानकारी है। ए वे ऑफ लिविंग, दिल्ली गवर्नमेंट शेयर करेगी इस वीडियो की सीरीज़ को जिसका नाम रखा गया है जीवन विद्या, ए वे ऑफ लिविंग। तो जो विश्व की टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको शेयर किया जाएगा, टॉप इंस्टीट्यूशन को शेयर किया जाएगा अक्रॉस द वर्ल्ड। इसके साथ साथ में इनकॉर्पोरेट देयर सजेशन टू इनरिच इट्स हैप्पीनेस करिकुलम फर्दर। और ऐसा करने का एक ही उद्देश्य है कि हमने जो पाठ्यक्रम तैयार किए हैं जिसका नाम है हैप्पीनेस करिकुलम, उसमें कुछ यदि हम सुधार करना चाहते हैं तो आप लोग अपना सजेशन दीजिए। इसलिए विश्व भर की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर भी ये वीडियो शेयर किए जा रहे हैं। और ये जो वीडियोस हैं इनको रिलीज़ किया जाएगा एवरी वेडनेसडे 7:30 PM को एंड एवरी संडे 9 AM, ऐसा ऑफिशियल का कहना है। आगे की न्यूज़ हम देखने वाले हैं महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र लॉन्च करने वाला है, ठीक है, जलयुक्त शिविर प्रोजेक्ट का सेकंड फेज। तो जो रूलिंग एकनाथ शिंदे और शिवसेना भारतीय जनता पार्टी है, ठीक है, अभी महाराष्ट्र में इनकी ही गवर्नमेंट चल रही है, ये इफोर्ट लगा रहे हैं ताकि प्रमोट कर सकें ग्राउंड वाटर कंजर्वेशन को अक्रॉस महाराष्ट्र। डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस के दिन संडे के दिन कहा है कि गवर्नमेंट वाज इन द प्रोसेस ऑफ लॉन्चिंग द सेकंड फेज ऑफ जलयुक्त शिविर प्रोजेक्ट इन द स्टेट। तो महाराष्ट्र में जलयुक्त शिविर प्रोजेक्ट का सेकंड फेज चालू होने वाला है, ऐसी जानकारी दी है, ठीक है, बीजेपी के लीडर के द्वारा। तो ये जो जलयुक्त शिविर है ड्रॉट प्रूफिंग स्कीम है, मल्टी करोड़ जिसको आप बोल सकते हैं, इसको मिस्टर फडणवीस का पेट प्रोजेक्ट माना जाता है, जिसको लॉन्च किया गया था जब वो चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे महाराष्ट्र के 2014 से 2019 के बीच में। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि महाराष्ट्र 50% विटनेस करता है लेस रेनफॉल को, देयरफॉर वी डू नॉट हैव मच ऑप्शंस अवेलेबल। और इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास पीने के पानी के बहुत ज़्यादा सोर्सेस अवेलेबल नहीं हैं। अब ड्यूरिंग द ईस्टवाइल बीजेपी गवर्नमेंट वी हैड स्टार्टेड द जलयुक्त शिविर प्रोजेक्ट बाय विच वी कुड प्रमोट वाटर कंजर्वेशन इन 20,000 विलेजेस इन महाराष्ट्र। तो जलयुक्त शिविर के माध्यम से प्रमोट किया जा रहा है कि कैसे करके हम जल का संरक्षण कर सकते हैं 20,000 विलेजेस महाराष्ट्र में। आज के टाइम में ऐसा हो गया है कि लगभग 37 लाख हेक्टेयर ऑफ द लैंड, इतने एरिया को हमने सिंचाई के अंतर्गत लाया है, विच इज़ हेल्पिंग द फार्मर टू सो एंड 2 क्रॉप्स ए ईयर। इससे किसानों को फ़ायदा मिल पा रहा है कि साल भर में वो 2 फसल ले पा रहे हैं। नाउ वी आर गोइंग टू लॉन्च जलयुक्त शिविर 2.0, ऐसा कहना है फडणवीस का, एक रिपोर्टर से जब ये बात कर रहे थे उस टाइम में। आगे कहना है कि जो फर्स्ट फेज रहा था जलयुक्त शिविर स्कीम का, गवर्नमेंट फोकस कर रही थी 5,000 विलेजेस में,
adding that increased effort would be taken to ensure proper water conservation in Maharashtra given the chances of unpredictable मानसून। जलयुक्त शिविर स्कीम, ठीक है, का काफ़ी ज़्यादा आलोचना किया जाता है किसके द्वारा? कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा इन इट्स रिपोर्ट। तो कुछ गड़बड़ियाँ आई होंगी उसी को लेकर के, तभी जा कर के तो इसकी आलोचना की जाती है। इसके बाद वाली जो न्यूज़ हम देखने वाले हैं वो एडल्टरी से रिलेटेड है, ठीक है। एडल्टरी जिसके अंतर्गत जो है, ठीक है, संबंध बनाए जाते हैं बिटवीन ए मैरिड पर्सन एंड समबडी हु इज़ नॉट हिज हर वाइफ एंड हस्बैंड, ठीक है, जिसको पर पुरुष गमन बोलते हैं, पर पुरुष या पर स्त्री के बीच में संबंध, ठीक है। तो इससे रिलेटेड यहाँ पर कुछ बातें हैं, इसके बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में एक डिसीजन आया था, बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसीजन आया था, उसके अंतर्गत ये डिसीजन दिया गया था जैसे कि, ठीक है, नया नया किसी का शादी हुआ है, विवाहित जोड़ा रह रहा है। अब महिलाओं का ये कहना है कि पुरुष लोग बाहर जाते हैं, ठीक है, हमेशा से ज़्यादातर जो है उनका टाइम बाहर ही रहता है, तो हम कोई देखने उनको नहीं जाते हैं कि बाहर वो लोग कैसे करके रहते हैं। इस हिसाब से जब उनको छूट मिली है तो वही छूट जो है सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को दे दी है, ठीक है, कि मतलब कि यदि वो किसी और के साथ में संबंध भी बनाते हैं तो वो कोई अपराध नहीं होगा। तो यही एडल्टरी को लेकर के जो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से दिया गया था उसको 4 साल हो चुके हैं। जो लैंडमार्क जजमेंट आया था वो आया था जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सितंबर 2018 का ये जजमेंट रहा था। तो इसने क्या काम करा था, जो सेक्शन 497 ऑफ द इंडियन पीनल कोड है एडल्टरी को लेकर के, इसके साथ साथ में सेक्शन 198 है ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजरल कोड टू बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है, इसके अंतर्गत जो प्रावधान किए गए हैं वो गैर संवैधानिक हैं। ऑन द प्रीमाइसिस दैट दीज प्रोविजंस वर वायलेटेड ऑफ आर्टिकल 14, 15 एंड 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। महिलाएं फ्री तरीके से नहीं रह पा रही हैं, उनके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, ऐसा इसमें डिसीजन दिया गया था। मतलब आर्टिकल 14, 15 और 21 का उल्लंघन करते हैं ये प्रोविज़न। Aggraved by the order concerning its implementation in the armed forces, the Union of India sought clarification from the court saying that any promiscuous or adulterous act should be allowed to be governed by the relevant section of the Army Act, the Air Force Act and the Navy Act being special legislation by the virtue of Article 33 of the Constitution। आर्मी के जो रूल्स नियम चल रहे हैं उसके हिसाब से ही इनका निपटारा किया जाएगा यदि आर्मी में इस प्रकार की घटनाएं होती हैं तो अनुच्छेद 33 के अंतर्गत पार्लियामेंट को पावर है कि वो रिस्ट्रिक्ट कर सकती है या फिर एब्रोगेट कर सकती है फंडामेंटल राइट ऑफ सर्टेन कैटेगरी ऑफ पर्सनस को। इसमें इंक्लूडिंग है मेंबर ऑफ द आर्म फोर्सेस, ताकि इंश्योर कर सके प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ देयर ड्यूटीज़ एंड द मेंटेनेंस ऑफ डिसिप्लिन एमंग देम। तो हमारे देश की आबादी का कुछ सेक्शन ऐसा है, ठीक है, जिनको हम ये मौलिक अधिकार नहीं भी दे सकते। ऐसा क्यों कह रहे हैं? ताकि ये लोग अच्छे से ड्यूटी कर सकें। तो ये पार्टिकुलरली आर्मी की बात हो रही है यहाँ पर। तो कोर्ट ने रिसेंटली, विदाउट गोइंग इनटू द नाउनेंस ऑफ द रिलेवेंट सेक्शन ऑफ द स्पेशल लेजिस्लेशन, मतलब आर्मी एक्ट का सिमिलर स्पेशल एक्ट का, सेड दैट जोसेफ शाइन it was not at all concerned with the effect, the operation of the relevant provision, and it is not as if this court approved of adultery. इसके बाद यहाँ पर अलग अलग किस्म के जो जजमेंट आए हैं आर्मी से रिलेटेड, ठीक है, आर्मी में किस प्रकार से ये वाले रूल्स और रेगुलेशन लागू हो रहे हैं।
एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर बताया जाता है जोसेफ साइन मामले के परिणाम स्वरूप राजस्थान हाईकोर्ट न्यायालय ने महेश चंद्र शर्मा बनाम राजस्थान राज्य और अन्य 2019 का ये मामला है। यहाँ पर याचिकाकर्ता के खिलाफ विभागीय कार्यवाही को रद्द कर दिया गया था, जो राजस्थान पुलिस में एक निरीक्षक के रूप में सेवा कर रहा था। 18 वर्ष की सेवा के बाद ये आर्मी में चला गया था, किसमें, भारतीय वायुसेना में। और क्या हुआ, एक महिला कांस्टेबल के साथ में अवैध संबंध थे और उससे उनका एक बच्चा भी हुआ था। लेकिन न्यायालय ने कहा था कि किसी भी नियोक्ता को अपने कर्मचारियों पर नैतिक पहरेदारी करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, जो उनके सार्वजनिक जीवन और व्यक्तिगत पसंद और चयन मतलब संभोग करने के लिए एक क्षेत्र से परे हैं या फिर अलग है। सेवा आचरण नियमों के तहत विभागीय कार्यवाही का विषय नहीं हो सकता है, ऐसा कहा गया था इसमें। इसके बाद हाल ही में महेश भाई भूरजी भाई डामोर बनाम गुजरात राज्य और अन्य 3, ठीक है, 2022 गुजरात उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया और एक सशस्त्र पुलिस कांस्टेबल की बर्खास्तगी के आदेश को भी रद्द कर दिया था, जो आरोपों से उत्पन्न हुआ था कि उसने एक विधवा के साथ अवैध संबंध विकसित किए थे, मतलब जिसको कदाचार हम बोल रहे थे। तो विभागीय जांच में सामने आया था कि दोनों के बीच में जो संबंध थे वो स्वैच्छिक थे और आपसी सहमति से किए गए थे। महिला का कोई शोषण इसमें नहीं किया गया था। न्यायालय ने कहा था कि कदाचार साबित करने के लिए सरकारी कर्मचारी द्वारा किए जाने वाले कर्तव्यों के साथ आरोपों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंध होना चाहिए। ठीक है, अब ये एक प्राइवेट मामला है और किसी जबरदस्ती के साथ में तो किया नहीं गया है। याचिकाकर्ता के कृत्य को अधिक से अधिक एक अनैतिक कार्य माना जा सकते हैं। हालांकि इसे आचरण नियमों के अनुसार कदाचार कहना बहुत दूर की बात होगी। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया जाता है, ठीक है, कि शराब का सेवन करने वाले सेना के एक जवान के आचरण के साथ, ठीक है, हम एक निष्कर्ष भी निकाल सकते हैं। जब तक किसी अधिकारी की शराब पीने की आदत या ऐसा कोई कार्य उसके कर्तव्यों के निर्वहन या बल के अनुशासन को प्रभावित नहीं कर सकता। दारू पीने के बाद अपनी ड्यूटी को ख़राब कर रहे हैं, काम अच्छे से नहीं कर रहे हैं, तभी वो अपराध माना जाएगा। यदि आप शराब पीने के बाद भी सही सही सब कुछ कर ले रहे हैं तो उसको आप अपराध की श्रेणी में नहीं रख सकते हैं। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि सेना की कैंटीन आधिकारिक तौर पर सभी जगहों पर अपने जवानों और अधिकारियों को, ठीक है, कम दर पर शराब अवेलेबल कराती है। समाज का एक वर्ग शराब पीने को अनैतिक मान सकता है, लेकिन यह नियोक्ता को अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने के लिए अधिकृत नहीं करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आर्मी उस ऑफिसर के ऊपर क्या काम कर दे, कार्रवाई चालू कर दे कि ये शराब पीता है करके। दूसरे शब्दों में कुछ निजी स्थान सेना के जवानों को भी दिए जाते हैं जहां नैतिक पुलिसिंग की अनुमति नहीं, मतलब कि कुछ ऐसे अधिकार हमने आर्मी को दिए हैं जबकि वैसे वाले अधिकार हमने पुलिस को नहीं दिए हैं। तो एक चेतावनी है जिसको हम अनदेखा नहीं कर सकते हैं। हालांकि संविधान का अनुच्छेद 33 संसद को सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करने का अधिकार देता है, लेकिन अपने कर्तव्यों का उचित निर्वहन सुनिश्चित करने और उनके बीच अनुशासन बनाए रखने की चेतावनी को आपको ध्यान में रखना होगा। इसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। यही सिद्धांत संविधान के आर्टिकल 33 में दिए गए अनुसार सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगाए गए बलों के सदस्य, मतलब राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मचारी, उनके संचार अनुभागों सहित खुफिया और प्रति खुफिया एजेंसियों पर भी इस प्रकार की चीज़ें लागू होती हैं। इसलिए 2018 के जो जोसेफ साइन के फैसले ने ना तो विभागीय कार्यवाही के मापदंड को क्या किया, रोका है, और ना ही मांगे गए स्पष्टीकरण ने उनको बढ़ाया है। सच तो बात यह है कि कई कार्य और चूक जो गलतियां हैं जो आवश्यक रूप से आपराधिक प्रकृति के नहीं हैं, एक सरकारी कर्मचारी के लिए अशोभनीय कार्य हो सकते हैं। ठीक है, कि ऐसा कार्य आपने क्यों करे, समाज कहता है ऐसा काम नहीं करना चाहिए, लेकिन यदि उसने कर लिया तो ये उसकी प्राइवेट लाइफ की बात है। ठीक
ठीक है, इसके लिए आप कोई कार्रवाई थोड़ी ना आप उसके ऊपर कर सकते हैं। इसके बाद में हाल ही में एक न्यूज़ हम देखे हैं, ठीक है, फॉरेन वाले पेज में कल आई थी। उसमें बताया जा रहा है कि किस प्रकार से सऊदी अरब और ईरान के बीच में संबंध अब नॉर्मल हो रहे हैं। सऊदी अरब ईरान को, ठीक है, Saudi Arabia and Iran should be mindful of pitfalls ahead while seeking cold peace। अब दोनों चाहते हैं कि शांति हो, तो उनको इस बात का ध्यान रखना है कि पास्ट में जो कुछ भी चीज़ें हुई हैं उनको आपको भूल जाना होगा। Saudi Iran reconciliation in China brokered agreement reflect the new reality in West Asia। वेस्ट एशिया में हमें एक नई किस्म की रियलिटी देखने को मिल रही है, जिसके अंतर्गत सऊदी अरब और ईरान के जो संबंध है वो फिर से स्थापित होने वाले हैं, और इसमें बीच में आने वाला है चाइना। ठीक है, तो एक चीज़ तो यहाँ पर एक और बात सामने आ गई है, चाइना इस प्रकार के मामले में अपने आप को आगे कर रहा है। ठीक है, कुल मिलाकर के चाइना एशिया का लीडर बनना चाहता है, क्योंकि एशिया में अमेरिका भी अपना दबदबा रखना चाहता है, भारत भी अपना दबदबा रखना चाहता है, तो कैसे करके चाइना जियोपॉलिटिकल रूप से आगे निकल सकता है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ही चाइना क्या काम कर रहा है, आगे आगे होकर के इस प्रकार के कदम वो उठा रहा है। तो वेस्ट एशिया में जहाँ पर जो ओल्ड राइवल्स हैं, एक दूसरे के जो प्रतिद्वंदी हैं, वो वार्म अप हो रहे हैं टू ईच अदर, एंड बीजिंग इज इंक्रीजिंगली विलिंग टू प्ले ए बिगर रोल एट ए टाइम व्हेन द यूएस, द रीजन्स ट्रेडिशनल ग्रेटर पावर, इज प्री ऑक्यूपाइड विद द चैलेंजेस एल्सवेयर। इस एरिया में अमेरिका सबसे बड़ा चैलेंजेस है, उस चैलेंजेस को आपने हरा दिया है। अब चाइना खुद आगे आया है, अमेरिका को जाने दो भाड़ में, हम आगे आ रहे हैं, हम आपकी बात को मनवाएंगे। तो ईरान और शिया मेजॉरिटी वाली देश सऊदी अरबिया में नहीं, ईरान में है शिया मेजॉरिटी, सऊदी अरबिया में है सुन्नी मेजॉरिटी, हैज़ बीन वन ऑफ द डोमिनेंट ड्राइवर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन द रीजन। दोनों ही इस रीजन में हमेशा से कॉन्फ्लिक्ट में रहे। While the details are yet to be unveiled, officials say Iran has agreed to prevent attacks against Saudi Arabia। ठीक है, अब बहुत सारी जानकारी तो हमको नहीं मिली है, लेकिन ये कहा जा रहा है, ठीक है, कि सऊदी अरबिया में जो अटैक हो रहे हैं उन अटैकों को हम रोकने की कोशिश करेंगे। While ये तो लाइन हम पढ़ चुके हैं, including those from the Houthi controlled part of the Yemen, and both countries would restore full diplomatic relations which were severed in 2016 से ही दोनों के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशन ठंडे बस्ते में चले गए थे। वहीं रिसेंट के ईयर में यदि हम देखें तो वेस्ट एशिया हैज़ सीन सिमिलर रीअलाइनमेंट। यहाँ पर हम जो है काफ़ी समान रीअलाइनमेंट देख रहे हैं। 2020 में क्या हुआ था, यूएई पहला देश था, पहला अरब कंट्री था जिसने नॉर्मलाइज किया था इजराइल के साथ में रिश्ते। ठीक है, द फॉलोइंग ईयर सा द अरब वर्ल्ड एंड इजराइल फेस्ड विद द कॉमन ईरान चैलेंज डीपनिंग देयर कोऑपरेशन डिस्पाइट इजराइल्स ब्रूचुअल ऑक्यूपेशन ऑफ पैलेस्टाइन टेरिटरी। तो हम देख रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं, फिर भी हमें अलाइनमेंट देखने को मिल रहा है। तो इस प्रकार से जो एग्रीमेंट हो रहा है वो बता रहा है कि चाइना उभर कर सामने आ रहा है वेस्ट एशिया में एज ए पावर ब्रोकर। चाइना हैज़ बीन इन्वॉल्व इन मल्टीलेटरल पीस टॉक्स सच एज 2015 की जो ईरान न्यूक्लियर डील थी, इसमें भी पार्टिसिपेट किया था चाइना ने। ठीक है, जिसमें यूनिलैटरली यूएस ने अपने आप को पीछे कर लिया था 2018 में। लेकिन ये जो इंस्टांसेस एग्जांपल हम देख रहे हैं, ये पहले, ठीक है, फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि बीजिंग यूज़ कर रहा है अपनी लिवरेज को डायरेक्टली, ताकि ब्रिंग कर सके, लेकर के आ सके कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टीज़ को रिकन्सिलेशन में। मतलब जो लड़ाई झगड़ा जिनके बीच में हो रहा
उनके बीच में सुलह कराने के लिए चाइना खुद अपने आप में आगे आ गया हो। अब वहीं यदि हम बात करें स्टेबिलिटी इन वेस्ट एशिया, एक मेजर एनर्जी सोर्सेस, ये काफ़ी इसेंशियल है चाइना के लिए। विच इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑयल इम्पोर्टेटर, जो कि चाइना आप देखें कितना ज़्यादा तेल खरीदता है, इसलिए चाइना को फ़ायदा सऊदी अरेबिया से भी मिलेगा, ईरान से भी मिलेगा। एंड अनलाइक यूएस के उल्टे, विच हैज़ हॉस्टाइल टाइज विथ ईरान, ईरान के साथ में हमेशा उसके रिश्ते ख़राब रहे हैं। बीजिंग एंजॉय कर रहा है